हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए इवेपोरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर एंड डिस्कस व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक जनरल प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो आप सभी देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे नॉर्मल सी बात करूँ कि आपके आसपास घरों में या आपके आसपास अगर कोई तालाब है या अगर कोई नाली है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो रखा होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देखेंगे गर्मियों के अंदर जो तालाब है उसके पानी का लेवल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा घट जाता है ना। सिमिलरली जो नाली है उसका पानी सूख जाता है। और आप देखते हो कि सर्दियों में भी वैसे तो ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि धीरे धीरे अपने आप वाटर का लेवल क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज होता है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, एट एनी टेम्परेचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक पानी का आप बोल सकते हो कंटेनर भरा हुआ था जिसमें वाटर का लेवल यहाँ तक राइज हो रखा था। ठीक है, यहाँ तक पानी था। हमने क्या किया, इसको रखा 3, 4, 5, 7, 6, 7 दिनों तक आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पानी जो है उसका इवेपोरेशन अगर आप घर पे अंदर रखेंगे तो इतना ज़्यादा चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा बीकर ले सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि यहाँ पर 1 ml, यहाँ पर 2 ml, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, मतलब जिस पे निशान लगे हुए मेजरिंग के लिए। एक प्रकार से मेजरिंग सिलेंडर ले सकते हो, मेजरिंग बीकर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप घर पे भी ये प्रोसेस करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ तक पानी का लेवल था, हमने इसको 2 दिनों तक रखा इस तरीके से। और 2 दिनों के बाद जब हमने नोटिस किया तो हमने ये देखा कि पानी का जो लेवल था वो डिक्रीज होकर इतना रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी है नॉर्मली अगर आपने उसको किसी खुले कंटेनर में रखा हुआ है तो नॉर्मल कंडीशंस में पानी क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है वाटर वेपर्स के अंदर। वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस हुआ, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना इन विच वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मुझे इवेपोरेशन डिफाइन करना है तो बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस या इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच वाटर इज, या आप वैसे तो आप कोई भी लिक्विड बोल सकते हो, लिक्विड क्या करता है, चेंज होता है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। ठीक है ना, इन विच वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स below its boiling point is called evaporation। तो इट्स मीन दैट इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरली बिना हीटिंग के आप हीटिंग नहीं कर रहे हैं, नेचर में ही ऑटोमेटिकली होने वाला एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो होता रहे, लगातार होता रहे। तो वहां पर वाटर किस में चेंज होता रहता है, वाटर वेपर्स में चेंज होता रहता है। इसका मतलब वाटर का लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इवेपोरेशन बोलते हैं। देखिए 2 टर्म्स आती हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो दोनों डिफरेंट है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद भी हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इवेपोरेशन हमने कह तो दिया कि एक ऐसा फिनोमिना, नेचुरल प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स में चेंज होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो लेट वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो बात करी हमने इवेपोरेशन में द नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, अगर आपको ये भी कहा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमें मालूम है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड लिया हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, कोई लिक्विड है, ये मैंने सरफेस के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए यहाँ पर कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वाटर के। तो देखिए बच्चे क्या होगा, हमें एक बात मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, है ना। दे ट्रांसफर एनर्जी टू ईच अदर, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है, कभी ये इससे, मतलब मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या करते हैं, कोलिजन होते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस इनमें से एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर सकता है। देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल आ रहा है भागा हुआ, और इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को बहुत जोर से टक्कर मारी।
तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहीं और जाकर स्ट्राइक करेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इसने अपनी एनर्जी इसको क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। इट्स मीन दैट नॉर्मल कंडीशंस में भी सभी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये जो पोर्शन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सरफेस, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बल्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बल्क। तो इसका मतलब ये जो सरफेस पे बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो हम ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से या फिर जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी लेकर इनकी टेंडेंसी होती है कि अपनी सरफेस को छोड़कर जा सकते हैं। इसका मतलब इनके फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इनसे वीक हो जाते हैं, मतलब आपस में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये किसमें चेंज हो जाते हैं, बॉन्ड्स तोड़ के वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब सरफेस से मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी लेकर वेपर्स में चेंज होते हैं। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब इट डिपेंड ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। इवेपोरेशन होता क्यों है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाई द इवेपोरेशन आकर, क्योंकि हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, and due to this kinetic energy they collide with each other as well as they collide with the wall of the container, and due to this collision the molecules present on the surface they have more energy and hence they absorb more energy and they have tendency to escape into the environment। उनकी टेंडेंसी होती है एनवायरमेंट में एस्केप करने की, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एस्केप कर जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो वी कैन से कि सरफेस पे होने वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सरफेस फिनोमिना ही हुआ, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना नहीं है। इसका मतलब सरफेस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला ही फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, मेरे पास था 10 ml वाटर, 100 ले लेते हैं, चलिए 100 ml वाटर। मैंने इसको क्या किया, एक बहुत छोटे कंटेनर में लिया है। ठीक है, फिर मैंने इसी को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, 100 ml की एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर मैंने इस पानी को ले लिया। फिर मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बीकर लिया, उसके अंदर 100 ml वाटर को ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से एक चाइना डिश ली जिसमें मैंने 100 ml वाटर को ले लिया। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पानी तो सब में कितना है, 100 ml है, पानी तो सब में कितना है, 100 ml, और इनको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। किस पर रख दिया, रूम टेम्परेचर पर, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मैंने इनको बॉईल नहीं किया है, सभी को रूम टेम्परेचर पर रखा है। ठीक है, सब में हमने निशान लगाए हुए हैं, वाटर का लेवल यहाँ पर देखना है इसमें कितना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद इन सब में वाटर का लेवल चेक किया, तो आप ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा या सब में बराबर होगा। देखिए बेटा, हमने अभी भी बात करी, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से सरफेस पे होने वाले मॉलिक्यूल्स की ज्यादा टेंडेंसी होती है टू गेट एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं है कि देखो अगर सरफेस पे 100 मॉलिक्यूल है 100 की 100 वेपर्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सरफेस पर अगर 100 है तो मान लिया उनमें से हमने कहा 20 की टेंडेंसी है वेपर्स बनाने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने कहा बिल्कुल ही कम मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे थोड़े से और ज्यादा है, यहाँ पे बात करी, यहाँ पे थोड़े से और ज्यादा है। तो इसका मतलब ये देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे पहले सबसे ज्यादा होगी इसमें, सेकंड नंबर पर होगी इसमें, थर्ड नंबर पर होगी इसमें, फोर्थ नंबर पर होगी इसमें। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। वी कैन से सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, हाइयर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है ज्यादा हो तो ज्यादा, कम हो तो कम। इनवर्सली का मतलब होता है ज्यादा हो तो कम हो जाए कोई चीज। तो इसका मतलब ये कैन से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात हमने कही सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा
रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए इस कंटेनर में सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, इस कंटेनर में सेकेंड नंबर पर, और लीस्ट होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, कम है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या है, कम है। नाउ लेट वी डिस्कस द अनदर फैक्टर, सेकंड फैक्टर, सरफेस एरिया के साथ साथ और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू द एयर, मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू द एयर। एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको बेटा क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू द एयर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब देखिए बेटा, एयर जितनी ज्यादा ह्यूमिड होगी, कहने का मतलब एयर में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उसमें, इसका मतलब ये हुआ उसमें उतनी ही लेस टेंडेंसी है वाटर वेपर्स को रिटेन करने की। इसका मतलब देखो, हमने कहा कि ये एयर है, ठीक है, इस एयर में क्या है, ये मॉइस्चर है, यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट है। अभी हमने क्या कहा, मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू द एयर, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट था। अब देखिए, अगर मैंने कहा, क्योंकि देखो एयर क्या है, उसकी टेंडेंसी है वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर रिटेन करने की, ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल को रिटेन कर सकती है। अब मैंने कहा कि अगर इस एयर में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर है, यानी कि एयर कैसी है, ह्यूमिड है, तो वो क्या करेगी, जब एयर बहेगी तो वो अपने साथ लेस वाटर मॉलिक्यूल को लेकर जाएगी, है ना। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम। लेकिन अगर एयर ड्राई एयर है, अगर एयर कैसी है, ड्राई, इसका मतलब एयर में मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल कम है, एयर में क्या है, मॉइस्चर बिल्कुल कम है। तो एयर जब बहेगी तो वो क्या करेगी, अपने साथ ज्यादा वाटर वेपर को उड़ाकर ले जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी तो है काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर रिटेन करने की। तो इट्स मीन दैट वी कैन से ह्यूमिडिटी is inversely proportional to rate of evaporation. Humidity is inversely proportional to rate of evaporation. Humidity जितनी ज्यादा एयर में, rate of evaporation उतनी कम। ह्यूमिडिटी जितनी कम एयर में, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू द एयर, और एयर अगर ड्राई होगी तो उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू रिटेन द वाटर वेपर्स इनटू इट। अगर एयर ऑलरेडी ह्यूमिड है तो उसकी लेस टेंडेंसी होगी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की। तीसरा हम बोल सकते हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए बेटे, टेम्परेचर सीधी सी बात है, अगर गर्मियों और सर्दियों का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, सर्दियों में अगर आप कपड़े सुखाते हो तो बहुत लेट सूखते हैं, है ना, और गर्मियों में वही कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि, और फिर से एक एग्जांपल ले सकते हो, अभी मैंने बात करी कि तालाब जो है सर्दियों में भरा रहता है लबालब, है ना, और गर्मियों के अंदर क्या हो जाता है, बहुत इजीली ड्राई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा किसी एरिया का, यानी कि अगर गर्मियां हैं या टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। और अगर टेम्परेचर कम है, यानी कि सर्दियों की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन क्या है, कम होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर द टेम्परेचर more will be the rate of evaporation, more will be the rate of evaporation। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, सीधी सी बात है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, और ज्यादा एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी और उनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्या करने की, एस्केप करने की, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हुआ कि टेम्परेचर। अगर आप इसमें एग्जांपल देना चाहें तो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि इन समर्स जो होते हैं क्लोथ्स दे ड्राई वेरी इजीली, बट इन विंटर जो क्लोथ्स होते हैं दे ड्राई, दे टेक वेरी लॉट ऑफ टाइम, है ना। इस तरीके से कोई एग्जांपल आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एयर, ठीक है ना। एयर में बोलते हैं स्पीड ऑफ एयर बोल देते हैं, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। देखिए बच्चे, स्पीड ऑफ एयर जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर से वापस बात करते हैं, हमने कपड़े सुखाए
एक दिन बहुत तेज हवा चल रही है और एक दिन बिल्कुल तेज हवा नहीं चल रही है। तो आप देखेंगे जितनी ज़्यादा तेज हवा चलती है उतना ही आसानी से हमारे क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ एयर जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब एयर जितनी स्पीड से बहेगी। अच्छा नॉर्मल अपने घरों में एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, और आप आकर फैन के नीचे बैठ गए, तो आप क्या देखते हो कि जो स्वेट है बहुत आसानी से ड्राई हो जाता है फैन के कारण। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है एयर की वो क्या करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल एयर के साथ इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ एयर भी क्या होगी बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हुए, टेम्परेचर है, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, दे अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप देखें ह्यूमिडिटी को छोड़कर बाकी सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। है तो एक फैक्टर और यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं नॉर्मल उसमें लेकर चलती हूँ। ठीक है, मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एसीटोन है, एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर बोल दीजिए, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है, या फिर आप ये बोल दीजिए आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास पानी भी है, एल्कोहल है, ये सब लिक्विड्स हैं, ये सब क्या है, लिक्विड्स हैं। तो एसीटोन लड़कियों ने तो जरूर देखा होगा, नेल पेंट रिमूव करते हैं जिससे, आपने सुना भी होगा मम्मी का नेल पेंट रिमूवर अगर आपने कभी खुला छोड़ दिया हो तो बहुत डांट पड़ी होगी, क्यों, क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया होगा, उड़ गया होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने एसीटोन लिया हुआ है, और एक कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने वाटर लिया हुआ है, दोनों सेम कंटेनर है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को भी खोल दिया और इस कंटेनर को भी खोल दिया। इस वाले में क्या था, एसीटोन, और इस वाले में क्या था, वाटर था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पानी में और एसीटोन में कौन ज्यादा जल्दी उड़ जाएगा, तो आप कहोगे कि एसीटोन ज्यादा जल्दी उड़ जाएगा। एसीटोन को तो अगर आप थोड़ा सा खुला छोड़े तो उड़ जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने क्या किया, एसीटोन को हथेली पे, इस हथेली पे क्या रख दिया, एसीटोन, इस हथेली पे रख दिया पानी। तो आप 2 मिनट के लिए वेट करो, 2 मिनट तो ज्यादा बोल दी, 1 मिनट के लिए वेट करो, आप देखोगे एसीटोन तो उड़ जाएगा तभी, और पानी रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो सारे के सारे लिक्विड्स हैं उन सबकी टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती। मतलब कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से वेपर्स बना लेते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से वेपर्स नहीं बनाते। सिमिलरली आपने सुना होगा डीजल और पेट्रोल है उसको भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डीजल पेट्रोल को खुला छोड़ देते हो तो वो भी बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो बहुत ज्यादा जल्दी वेपर्स बना लेते हैं, ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड हम ये बोल सकते हैं ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बहुत कम हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वोलेटाइल लिक्विड अगर होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब लेस वोलेटाइल अगर होगा, देखो पानी भी वोलेटाइल है, वेपर्स तो ये भी बनाएगा, है ना, लेकिन इन कंपैरिजन टू एसीटोन या इन कंपैरिजन टू डीजल एंड पेट्रोल, वाटर इज लेस वोलेटाइल, बट एसीटोन, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल भी वोलेटाइल है। तो ये कह सकते हैं वोलेटाइल लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिक्विड वोलेटाइल हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा। अगर लिक्विड कैसा हुआ, लेस वोलेटाइल हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम। और अगर नॉन वोलेटाइल हुआ, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर्स ही ना बनाए, नो वेपर्स फॉर्म, इसे वेपर्स ना बने, तो उसकी तो इवेपोरेशन होगी नहीं, सीधी सी बात ये है। इसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने बात करी किस चीज की, इवेपोरेशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो बच्चे बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हो
पहला हमने बात करी क्या, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ लिक्विड अफेक्ट कर सकता है, वोलेटाइल अगर लिक्विड होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, लेस वोलेटाइल होगा तो कम होगी। हमने कहा ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर सकता है, यानी कि मॉइस्चर एयर में कितना है, अगर ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम। अगर कम है मॉइस्चर तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा। ड्राई एयर है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। सिमिलरली हमने क्या कहा, स्पीड ऑफ एयर अफेक्ट करती है, कि हमने क्या किया कि स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। नॉर्मली आप ये भी ले सकते हो, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने देखा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। आप एक कटोरी में पानी लीजिए, उसको क्या करिए, अंदर रख दीजिए, ठीक है, या फिर उसको बाहर रख दीजिए, एक कटोरी को बाहर और एक को अंदर, तो आप देखेंगे जो आपने धूप में रखी हुई है बाहर, उसमें इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो कटोरी आपने अंदर रखी हुई है उसमें इवेपोरेशन क्या होगा, लेस होगा। सिमिलरली एक कटोरी में पानी लीजिए, उसको फैन के नीचे रख दीजिए, दूसरी में लीजिए, उसको फैन से दूर रख दीजिए, तो आप देखेंगे जो फैन के नीचे रखी हुई है उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से खुद की तरफ से भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ के दे सकते हैं, किसके लिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन सॉरी, एंड हाउ इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। वैसे तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ क्या, काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, तो ये हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज लंबा लेक्चर हो जाएगा और आप फिर बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हो। तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इवेपोरेशन से होने वाले डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ आप इवेपोरेशन देखते हो। जैसे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। जैसे अब बहुत गर्मियाँ चल रही हैं तो हम क्या करते हैं, शाम को जो हमारी छत है या घर के बाहर है, हम क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं वहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई यू स्प्रिंकल वाटर ऑन योर रूफ, है ना, या फ्लोर पे पानी क्यों छिड़क रहे हो, तो बेटा देखो गर्मियों के कारण जो हमारी छत है ना, फ्लोर है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब आप इसके ऊपर पानी छिड़कते हो तो आप देखते हो थोड़ी टाइम के बाद पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। इसका मतलब पानी ने इवेपोरेट होने के लिए क्या किया, जो अर्थ है या जो रूफ है उससे एनर्जी ले ली और खुद वेपर्स में चेंज हो गया। अब क्योंकि पानी ने इवेपोरेट होने के लिए यहाँ से एनर्जी ली है, तो इसका मतलब इस एरिया की एनर्जी तो क्या हो गई, डिक्रीज, एज वेल एज जो सराउंडिंग एयर थी वहां से एनर्जी ले ली है, तो इसके लिए क्या हो गया, एक मिनट, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गई, कम हो जाएगी। सॉरी, ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये रूफ जो है या आपका फ्लोर जो है ये ठंडा हो जाएगा, साथ में जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। सिमिलरली आपसे कोई पूछ ले कि मटके के अंदर पानी रखते हैं गर्मियों में तो पानी ठंडा हो जाता है, इसी तरीके से गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको होती है तो उस स्वेटिंग के बाद अगर आप फैन के नीचे बैठ जाते हो तो आपको बहुत ठंडा फील होता है। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से रीड करिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।